अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स वाला टॉपिक स्टडी करना है। ये जो मेन हेडिंग है ये आपके जो कैम्ब्रिज का करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग है, और उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो है रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और इक्विलिब्रियम। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमने आज स्टडी करने हैं, और मोमेंट ऑफ फोर्स के हमने 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के 4 जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो उन पे ग्रिप हमारी हो जाए। तो सबसे पहले टर्निंग इफ़ेक्ट में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन है वो मोशन जो किसी एक फ़िक्स पॉइंट के अराउंड हो या फिक्स एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड हो, वो मोशन रोटेशनल मोशन कहलाती है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी मोशंस हैं जो रोटेशनल मोशन होती हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ फिगर्स को डायग्राम्स से भी एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो इसमें एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं डायग्राम्स की हेल्प से। किसी भी फिक्स पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन होती है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसको आप राइट डाउन करना चाहे कर भी सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें तब भी ठीक है। फिक्स पॉइंट जो होता है वो बेसिकली पिवट होता है, यानी पिवट वो पॉइंट है जिसके अराउंड बॉडी ने रिवॉल्व करना है या रोटेट करना है। ठीक है, सपोज ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसका पिवट पॉइंट ये वाला रख दिया है, मैंने इसको यहाँ से जो है वो फिक्स कर लिया है। अब मैं जब भी फोर्स इस पर एक्सर्ट करूँगा अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये ना रोटेट करेगी इस पॉइंट के अराउंड। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट जो है ये बेसिकली पिवट पॉइंट होता है। अगर इस फिक्स पॉइंट में से मैं एक लाइन को पास करूँ, एक इमेजिनरी लाइन है, ये जो पॉइंट है ये पिवट पॉइंट है या पिवट है। ये जो इमेजिनरी लाइन जो मैंने इसमें से पास की है, ये लाइन बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान एक डिफरेंस है जो आपने ये माइंड में रखना है। ये जस्ट आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है कि पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो पिवट एक पॉइंट है और उसमें से जो एक इमेजिनरी लाइन हम पास करवाते हैं वो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले ये डोर वाली एग्जांपल है। देखें, हमारे घरों में जो डोर हैं, हर डोर जो है वो किसी एक पॉइंट पर फिक्स होता है। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को हम इंग्लिश में हिंजेस भी कहते हैं। ठीक है, और साइंटिफिकली अगर फिज़िक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये बेसिकली इस डोर के पिवट पॉइंट है। जब भी आप डोर को क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे, डोर इस पॉइंट के अराउंड या इस लाइन के अराउंड जो है वो क्लोज होगा या ओपन होगा। तो डोर की इस फिक्स पॉइंट के अराउंड जो मोशन है ये बेसिकली रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गई। ये सेकंड एग्जांपल है, ये एक स्पैनर है। ठीक है, इसे नट वगैरह जो हैं उनको टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्पैनर को, ये नट है और ये स्पैनर है। देखिए, नट को टाइट करने या लूज़ करने के लिए सबसे पहले हम स्पैनर को नट में फिक्स करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जहाँ पर हमने ये नट में इसको फिक्स किया है, ये नट बेसिकली पिवट है। ठीक है, और जब हम इस पर अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिससे ये रोटेट करेगा, रोटेशन की वजह से नट जो है या बोल्ट जो है वो टाइट होगा या लूज़ होगा। तो ये भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन है, तो ये भी रोटेशनल मोशन है। एक लास्ट एग्जांपल, ये जो मैकेनिकल वॉच होती है या क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक होता है। देखें, ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो इसके हैंड्स हैं, मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, ओवर हैंड है, ये सब के सब एक जगह पर फिक्स होते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये फिक्स है। ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट जो है पिवट है। और जब भी ये हैंड्स जो हैं ये मूव करेंगे इस क्लॉक में, तो ये इस पॉइंट के अराउंड ही मूव करेंगे। तो इस फिक्स पॉइंट के अराउंड जो इनकी मूवमेंट है या मोशन है, ये भी रोटेशनल मोशन है।
तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो मोशन जो किसी एक स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट के अराउंड होगी वो रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में। मैंने ये 3 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जिसमें फिक्स मैंने पॉइंट बताया क्या होता है, यानी पिवट पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो रोटेशनल मोशन में ये बेसिक जो हैं पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मोमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टडी करने से पहले ज़रा एक रिकॉल करते हैं कि हमने जो पिछले टॉपिक्स थे डायनामिक्स के, उसमें हमने क्या पढ़ा है। जब भी फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है, फोर्स बॉडी को लीनियर मोशन परफॉर्म करवाती है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, फोर्स जो है किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करवाती है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन ये है, फोर्स जो है क्या वो किसी भी बॉडी को रोटेट करवा सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स से मिलेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स में हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी को रोटेट करवा सकती है या नहीं। तो सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर है यस। मोमेंट ऑफ फोर्स से हमें ज़रा डिटेल में पता चलेगा। तो फोर्स किसी भी बॉडी को रोटेट करवा सकती है, लेकिन एक दो कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो उसके अंदर फर्दर आएंगे जिनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और इसकी नेचर वगैरह डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिटेल में जाएंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और उनको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये स्टूडेंट मोमेंट ऑफ फोर्स की 2 डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। इसका एक सेकंड नेम भी होता है टॉर्क। यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स बड़ा फंडामेंटल नेम है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन जब आप ए लेवल्स में इसको स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप एनकाउंटर करेंगे इस नेम के साथ, जो कि टॉर्क है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ये वर्ड जो है ना, ये बेसिकली रोटेशन में एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है जब भी फोर्स एक्सर्ट होती है और फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करवाती है। ठीक है, तो मोमेंट को मैं डिनोट करूँगा कैपिटल एम के साथ, इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी। डी डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट, और ये डिस्टेंस जो है ये कहलाता है मोमेंट आर्म। अगर मैं स्टूडेंट्स ये फ्रॉम पिवट को मैं यहाँ लिख दूँ तो ज़रा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। ये जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, ठीक है, ये डी है, और इसका दूसरा नाम होता है मोमेंट आर्म। ये मैं आपको उन्हीं डायग्राम से समझाऊंगा जिसे मैंने आपको रोटेशन को एक्सप्लेन किया था कि ये मोमेंट आर्म या ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है और ये किस तरह रोटेशन के लिए एक सेंट्रल रोल प्ले करता है फोर्स के साथ। ठीक है, इसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, और इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, यूनिट आप मुझे बताएं। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस कोई भी हो उसका यूनिट मीटर होता है, तो इसका जो यूनिट है वो होगा न्यूटन मीटर। अब इसके डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, जो ये मोमेंट ऑफ फोर्स है ना या टॉर्क है, इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 डायरेक्शन होती हैं इसकी। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, जिसमें इसकी डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, और इसका फार्मूला, इसकी नेचर, यूनिट, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है,
अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, उनमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है और क्या कुछ करना है। लेकिन उससे पहले ये मोमेंट आर्म या पिवट पॉइंट जो है ये हम देखते हैं क्या होता है। तो दोबारा अपनी उन्हीं डायग्राम्स पे हम मूव करते हैं। ये हमारी एक डायग्राम है जिसको हमने स्टडी किया था। अब स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ से रोटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। जब हमने स्पैनर को नट में फिक्स कर दिया, ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। देखिए अब नट को अगर हमने टाइट करना है या लूज़ करना है, क्या हम फोर्स, आप ज़रा खुद एक इमेजिन करें कि अगर हमने एक पिवट को, इसको नट को टाइट या लूज़ करना है तो क्या फोर्स हम इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेंगे। तो अगर हम इन डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये तो यहाँ से बाहर निकल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें जो फोर्स है वो किसी भी पॉइंट पर अपवर्ड लगानी पड़ेगी। ये फोर्स है, ठीक है। फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगी तो ये नट जो है ये लूज होगा, ठीक है। या फोर्स अगर डाउनवर्ड लगेगी तो ये जो नट है ये टाइट होगा। तो इसको लूज करने या टाइट करने के लिए फोर्स का अपवर्ड या डाउनवर्ड जो एक्सर्ट होना ज़रूरी है, जिससे रोटेशन होगी। और इसमें अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है हमने पढ़ा था, मोमेंट आर्म कौन सा है। मोमेंट आर्म में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, पिवट पॉइंट ये वाला है, पिवट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक, ये जहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली मोमेंट आर्म होता है। अब आप ये देखेंगे ये डिस्टेंस यूँ है और फोर्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो अब ये देखें कि इस डिस्टेंस और फोर्स का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इस वजह से मैंने इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा था फ्रॉम द पिवट पॉइंट। और ये परपेंडिकुलर होगा, यानी फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगी तो रोटेशन होगी, अदरवाइज रोटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद हमने मोमेंट आर्म को भी डिस्कस कर लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी के साथ बात समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये जो पैरामीटर्स हैं ये हैं क्या। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है फोर्स इज अप्लाइड टू अ लीवर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ये पिवट है, जहाँ पर हमने इसको ये प्लेस किया हुआ ये पिवट है, हमने तो नहीं खैर किया। लेंथ d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पिवट। ये एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। विच एक्सप्रेशन इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहाँ पर देखें एक ये L है और एक ये D है। तो फोर्स को हमने मल्टीप्लाई उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ करना है जो पिवट और फोर्स के दरमियान हो, ठीक है। तो वो खुद ही बता रहा है कि ये D है, तो इसका मतलब है जो पिवट है वो D है और जो मोमेंट है वो होगा F क्रॉस D। तो C इज़ दी राइट ऑप्शन। इसको ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं। फ्रॉम पिवट टू फोर्स, यूँ कर लेते हैं ताकि फोर्स से लेकर पिवट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बेसिकली मोमेंट आर्म होता है। इसमें ज़रा क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है डायग्राम शोज ए फोर्स एफ एक्टिंग 90 डिग्री टू अ बार एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। विच पेयर ऑफ चेंजेस कॉजेज ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवट पॉइंट। इनमें से बताना है ग्रेटेस्ट इंक्रीज यानी मोमेंट ऑफ फोर्स का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो किस केस में होगा। तो m इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। ए ऑप्शन है हाविंग f एंड हाविंग d। दोनों को अगर हम हाफ करते हैं तो ये एफ डी बाई 4, यानी कि ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा m बाई 4। बी ऑप्शन है हाविंग f एंड डबलिंग d। f को हाफ रखेंगे और जो d है उसको हम डबल कर देंगे। तो 2 से कैंसिल, तो इसका मतलब है ये एफ डी यानी कि ये m ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आई। सी में डबलिंग f एंड हाविंग d। f को डबल कर दें और d को हाफ कर दें,
अगेन आपके पास वही आंसर है। डबलिंग एफ एंड डबलिंग डी, एफ को भी डबल करें और डी को भी डबल करें तो 4FD मतलब 4m, तो यही मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन मोमेंट है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पर। ये स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की स्टेटमेंट है। सम ऑफ अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हैं। CW क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैं इसको ACW लिखता हूँ, या M नेट जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, इनमें से अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट है, कैंसिल, या एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की एक स्टेटमेंट है। अब हमने इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, और उन क्वेश्चन में आपको ये भी पता चलेगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट का हमें कैसे पता चलता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का हमें कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चन से क्लैरिटी ज़्यादा होनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम pivoted at its center. A student applies 2 forces F1 and F2 as shown, which row is correct? क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने बताना है। तो सबसे पहले मूवमेंट जो था उसका फार्मूला था M इक्वल्स F मल्टीप्लाई बाई डी। F फोर्स है, D कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट टू फोर्स। ये पॉइंट अब आपने अपने माइंड में रखना है पहला। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कैसे पता चलता है। सबसे पहले हम पिवट पॉइंट देखते हैं, ये पिवट पॉइंट है, गिवन है। ठीक है, F1 को डिस्कस करते हैं। हमें नहीं पता F1 क्लॉकवाइज है या F2 क्लॉकवाइज है, ये हमें पता चलेगा। क्लॉकवाइज जो है वो जिस तरह ये होता है ना क्लॉक, ये 1 2 3, इसका मतलब है अगर रोटेशन कुछ इस तरह की होगी तो ये क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन कुछ इस तरह की होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने क्लॉक के 1 2 3 को देखना है। अगर रोटेशन 1 2 3 से जा रही है तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज है, अगर 12 11 10 9 से आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब देखें F1 है। F1 जब डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट की, इस पॉइंट के अराउंड इसने मूव करना है। ये सीसॉ की एग्जांपल अपने माइंड में लेकर आएँ कि जैसे सीसॉ, एक बच्चा यहाँ पर बैठा है तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे को जाएगा, रोटेट करेगा, तो इसकी जो रोटेशन है कुछ यूं होगी। ठीक है, अब इसको जब आप एरो को पूरा घुमाएंगे, ये घुमाएं, तो ये आपके पास कौन सी रोटेशन बन रही है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है। तो इसका मतलब है F1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ये F1 के लिए हो जाएगी। और F2 हमें कौन सा रोटेशन दे रहा है, यहाँ से आप डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये जब ऐसे घूम के जाएगा तो ये वाली रोटेशन होगी क्लॉकवाइज, तो F2 जो है ये हमें क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। इस तरह आपको ये पता चलेगा, भी आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें फर्दर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर इसमें कोई अभी कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले F1 का मूवमेंट हम देखते हैं। F1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये जो डिस्टेंस है ये होता है पिवट पॉइंट से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पिवट पॉइंट है, ये फोर्स तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने देखना है पिवट से लेकर जहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो वो डिस्टेंस D3 है, तो इसका मतलब है F1 D3। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो होगा F1 D3, इसका मतलब है B और D में से कोई एक ऑप्शन है। अब F2 की तरफ आ जाएं। F2 जो है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इसका मूवमेंट कौन सा होगा, अब आप लोग खुद बताएं। पिवट से लेकर फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये D4 है, तो F2 D4, इसका मतलब है D इज़ द राइट ऑप्शन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम पिवटेड एट इट्स राइट एंड इज़ इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हैं। ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड ऑन द बीम
व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बीम, इस बीम का वेट हमने फाइंड करना है। इस केस में आपने सबसे पहले क्या काम करना है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है ना वो आपने सबसे पहले फिगर आउट करने हैं। फोर्स, ये पिवट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब इनमें से हमने देखना है क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। आप 60 न्यूटन को इस तरह रोटेट करवाएं, ये घूम के कुछ इस तरह करके आएगी, इसका एरो यूँ बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो डायरेक्शन है कौन सी हुई है, क्लॉकवाइज हुई है। इसका मतलब है 60 न्यूटन वाली क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज के लिए 60, मोमेंट का फार्मूला होता है F क्रॉस D। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 60 न्यूटन फोर्स है और डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है वो पिवट से लेकर फोर्स तक है। अब देखें ये पिवट है, ये फोर्स है। तो अब ये जो D है ये आपने फिगर आउट करना है, ये क्या है। देखें पिवट से लेकर फोर्स तक का जो ये डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली D है। मैं ये रेज कर देता हूँ ताकि इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो। ये डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस में पिवट से वेट तक 30 है और वेट से 60 तक ये 20 है। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो ये D होगा ऐड करने के बाद 50 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। M इज़ इक्वल टू F क्रॉस D, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। अब एंटी क्लॉकवाइज देखें तो सारी बात है, ये फोर्स जब आप इसे रोटेट करवाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉक में हमने वेट को फाइंड करना है ना, इस फोर्स की जगह पर हम लिख देंगे वेट, क्योंकि वेट इज़ ऑल्सो है फोर्स। अब डिस्टेंस क्या होगा, पिवट से लेकर इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 30, तो ये 30 आ गया। W इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 30। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो D विल बी द राइट ऑप्शन। तो जब भी मोमेंट्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस कौन सी हैं, वो पिवट से आपको पता चलेगा। और सेकंड में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कौन सा है, डिस्टेंस की वैल्यू क्या कौन सी आपने चूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, ऑब्जेक्ट वेइंग 40 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द पिवट, विच फोर्स एंड पोजीशन बैलेंसेस द सिस्टम। बैलेंस का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हमने बताना है कि हम कौन सी फोर्स, यानी कि किस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फोर्स किस पोजीशन पर हम प्लेस करें जिससे ये जो रॉड है ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है 40 न्यूटन, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको रोटेट करवाएं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे माइंड में एक बात आई कि स्टूडेंट्स को अमूमन ये भी कन्फ्यूजन होती है कि सर ये जो एरो है उसको हमने यूं रोटेट करवाना है या यूं रोटेट करवाना है। हम तो दोनों तरफ से करवा सकते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि एरो को रोटेट किस तरफ करवाना है। ये पॉइंट मेरे माइंड में अभी आया। ये क्वेश्चन अमूमन क्लास में स्टूडेंट्स करते हैं, तो क्लास में तो इसको समझाना इजी होता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि जिस तरफ पिवट है ना, आपने पिवट वाली साइड की तरफ इसको मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, ठीक है। पिवट वाली साइड की तरफ आपने एरो प्लेस करना है। सपोज़ एक फोर्स जो है यहाँ पर एक्सर्ट हो रही है, अब आप इसको यूं करेंगे या यूं करेंगे, जिस तरफ पिवट है आपने उस तरफ इसको रोटेट करवा देना है, उस तरफ एरो आपने लगाना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी था, डिस्कस हो गया। चलें, अब ये वाली जो मोशन है, अब ये वाली होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, तो ये होगा 800 न्यूटन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो होना चाहिए 800,
ठीक है, और दूसरा ये होना चाहिए क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 800, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये हमें बताएगी कि पोजीशन का किस तरफ होगी, राइट वर्ड होगी या लेफ्ट वर्ड होगी। ये अब हमने ना फिगर आउट करना है। तो चारों ऑप्शन देखें कि किस में आंसर जो है 800 न्यूटन सेंटीमीटर आ रहा है। ए में 800 आ रहा है, बी में 20 मल्टीप्लाई बाय 40 800 आ रहा है, सी में 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500। सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो 800 होना चाहिए, और डी में भी मैग्नीट्यूड जो है वो 800 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है आंसर जो है ए या बी में से कोई एक है। अब देखें, ए ऑप्शन देखते हैं, 20 सेंटीमीटर डाउनवर्ड टू द राइट ऑफ द पिवट। पिवट के राइट साइड पर डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करें। सबसे पहले हम इसका देखते हैं मूवमेंट क्या होगा। इसको रोटेट करवाएं, रोटेशन करवानी है पिवट की तरफ, इसको रोटेट करवाएं। तो जब आप इसको रोटेट करवाएंगे कंप्लीट तो ये रोटेशन हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है डाउनवर्ड जो फोर्स है राइट टू द पिवट क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, और मैग्नीट्यूड जो है 20 मल्टीप्लाई बाय 40 से 800 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है अपवर्ड टू द राइट, राइट साइड पर पिवट के अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करें। अब इसको रोटेट करवाएं, रोटेशन किस तरफ करवानी है, पिवट की तरफ, ठीक है। तो ये वाली जो रोटेशन आप करवाएंगे फुल इसको आपने ऐसा रोटेट करवाना है, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें तो चाहिए था क्लॉकवाइज, तो इस वजह से बी ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन। पिवट वाला टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा करवाए हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। मैंने आपको फिर बताया कि एफ और डी ये दो कॉन्सेप्ट हैं। एक फोर्स, ये आपको बताएगी कि मूवमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है पिवट से फोर्स का। ये दो पॉइंट्स अगर आपको याद रह गए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनमें से किसी एक में भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर जो है वो आना नहीं है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ये देखें, ये और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एंड बैलेंस बाय 3 वेट्स। अब यहाँ पर 3 वेट्स हैं, 3 फोर्सेज आ गई हैं। पहले सिर्फ दोनों तरफ एक एक फोर्स होती थी, 2 फोर्सेज होती थी, हम सॉल्व कर लेते थे। अब फोर्सेज भी 3 हैं और डिस्टेंस भी ये वाला हमने फाइंड करना है। अब क्या करें, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। सबसे पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। 3 फोर्सेज हैं, इसका मतलब है तीनों तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकती। इसका मतलब है इनमें से कोई 2 क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगी, या 2 एंटी क्लॉकवाइज होंगी एक क्लॉकवाइज होगी। ये हमने फिगर आउट करना है। तो आइए करते हैं। ये वाली फोर्स जो है सबसे पहले, तो ये देखें ये है एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह ये वाली फोर्स, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 फोर्सेस जो हैं वो उनके मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और पिवट के राइट साइड पे डाउनवर्ड फोर्स जो है ये क्लॉकवाइज है। 2 एंटी क्लॉकवाइज हैं, एक क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज आप ऐड कर देंगे, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, और जो क्लॉकवाइज है उसको आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, 4 से लेकर पिवट तक 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब आ जाए इन पर। 3 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4 से लेकर पिवट तक का डिस्टेंस ये 5 है, प्लस एंटी क्लॉकवाइज हैं प्लस होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के लिए जो डी है ना वो बेसिकली ये वाला है, ये वाला डी है, ठीक है। और इस डी में x भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। अब देखें d जो है ये किसके इक्वल है। सपोज़ मैं x की जगह पर यहाँ अगर 10 लिख दूँ, मैं अब कहूँ आपसे कि मुझे बताएं कि d की वैल्यू क्या होगी।
यानी इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आप कहेंगे सर 10 + 5, 10 + 5 सर ये डी के इक्वल है, यानी 16 के इक्वल है, 15 के इक्वल है, सॉरी। इसी तरह करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो ये वाली वैल्यू चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि d इज़ इक्वल टू x + 5, 10 की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d। सबसे पहले हम ये d फाइंड करेंगे, उससे फिर ये x जो है फाइंड आउट होगा। अब यहाँ से बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 60 इज़ इक्वल टू 15 + 2d, ये उधर जाके माइनस होगा, तो d जो है ये आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ये जो टोटल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये d है जो 22.5 है। कई बार ये है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये आंसर है तो वो उसको टिक कर देंगे और ये आंसर उनका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमने d को फाइंड किया है, x को फाइंड नहीं किया। तो d जो है वो 22.5 है, तो यहाँ से अगर हमने x को फाइंड करना हो तो x आ जाएगा d - 5, और d जो है वो 22.5 है -5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a विल बी दी राइट ऑप्शन, ठीक है। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें अगर किसी किस्म का कोई इशू हो आपको तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट पार्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये मैं दो कंडीशंस लिख देता हूँ। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, देन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम बेसिकली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है, ये जो नेट मोमेंट जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 0 हो, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होंगे, तब भी वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। एक चीज़ अपवर्ड जितनी ज़्यादा है डाउनवर्ड भी उतनी ही हो, तो नेट इफेक्ट 0। एक क्लॉकवाइज में जितनी है एंटी क्लॉकवाइज में भी उतनी हो, तो उसका बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस बेसिकली इक्विलिब्रियम होता है। ये वर्ड्स में अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहते हैं, इफ़ नेट फोर्स इज़ 0 देन बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, या इफ़ क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या नेट मोमेंट ऑन ए बॉडी इज़ 0, तो वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसमें हमने 4 सब कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड करके सॉल्व किया है। आप इसको रीड करें, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करें। किसी किस्म का कोई इशू हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी उसको डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलते हैं हम कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।